ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी फिटर थ्योरी की आईटी सेकेंड ईयर के लिए जो क्लासेस चल रही थी उसका पार्ट 10 सॉल्व करेंगे। इसके पहले की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप अपने यूट्यूब में चले जाइए, ग्लोबल आईटी सर्च कीजिए। ग्लोबल आईटी सर्च करने के बाद चैनल पर आप लोग चले जाइए, वहां पे होम वीडियोज और शॉर्ट्स लाइव का सेक्शन होता है, उसके बगल में जस्ट प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है। आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, वहां पर फिटर सेकेंड ईयर के नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आज का वीडियो प्लस इसके पहले की वीडियो एक साथ बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। प्लस जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा www.globaliti.org। इस वेबसाइट पे जाकर के बिल्कुल आसानी से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे है आपका अपने मोबाइल फोन में आपको सर्च करना है ग्लोबल आईटी। अब जैसे ग्लोबल आईटी सर्च करेंगे आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी ग्लोबल आईटी 100% फ्री स्टडी के नाम से। इस पर आपको क्लिक कर लेना है, क्लिक करेंगे नया टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो होम हमारे बारे में नई अपडेट आईटी कोर्स के सारे ऑप्शन आपको मोबाइल में नॉर्मली नहीं दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे, राइट साइड कॉर्नर में 3 डॉट बना हुआ वहां पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे ये सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। यहाँ पे आईटीआई कोर्स का ऑप्शन होता है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे इस तरह से कई सारे ऑप्शन आपके सामने हो जाएंगे। इसमें देखिए फिटर थ्योरी लिखा हुआ है, फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे नया टैब ओपन होगा, नीचे को स्लाइड करेंगे, दो ऑप्शन है, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर, फिटर थ्योरी सेकंड ईयर। आप सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए, नया टैब ओपन हो जाएगा। और ठीक है, नीचे स्लाइड करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन पेपर वगैरह जो भी आपके नए वाले हैं सब यहाँ पे मिल जाएगा, जो पीडीएफ वगैरह है। ठीक है, तो आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से डाउनलोड करके पीडीएफ वगैरह देख सकते हैं। बाकी चलिए हम लोग आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्लिप गेजों का अंशांकन ग्रेड, जिसे हम लोग कैलिब्रेशन ग्रेड के नाम से जानते हैं, वह क्या है। ग्रेड 00, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, यह सब क्या है स्लिप गेज के हमारे ग्रेडिंग की गई है। ठीक है, स्लिप गेज क्या है सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कई बार आ चुका है। यहाँ मैंने स्लिप गेज का फिगर भी ले रखा है, अलग अलग ब्लॉक के साइज के इस तरह से स्लिप गेज होते हैं, सबके उनका साइज लिखा होता है कि 50 mm वाला है या 20 वाला है। ठीक है, इस तरह सबका साइज लिखा होता है। ये स्लिप गेज अलग अलग ब्लॉक के होते हैं, तो स्लिप गेज का ग्रेड होता है। ठीक है, तो ही पूछ रहा है ग्रेड के बारे में, हमें किसके बारे में पूछ रहा है, ग्रेड के बारे में। ठीक, चलिए तो जो ग्रेड होता है हमारा ना, तो स्लिप गेज का जैसे ग्रेड, ठीक है, ग्रेड 00 होता है, ग्रेड 0 होता है, तरह से अलग अलग। फिर हमारा क्या होता है, ग्रेड फर्स्ट होता है और ग्रेड सेकेंड होता है। ये हमारे स्लिप गेज के ग्रेड है। तो जो ग्रेड 1 होता है, 00 वाला होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैलिब्रेशन ग्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैली, सॉरी एक ही एल रहेगा, कैलिब्रेशन। ठीक है, कैलिब्रेशन ग्रेड इसी को बोला जाता है। इसका यूज किया जाता है किस लिए, देखिए जो कैलिब्रेशन ग्रेड होता है ना, ये अन्य गेजों को चेक कर, मतलब जो भी अन्य ग्रेड की गेज है, जो अन्य ग्रेड की, जैसे ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, तो इन ग्रेड को चेक करने के लिए कैलिब्रेशन ग्रेड यूज किया जाता है। तो जो ग्रेड 00 होता है या कैलिब्रेशन ग्रेड होता है, ये किस लिए यूज होता है, तो यह अन्य ग्रेड को चेक करने के लिए, किस लिए यूज होता है, अन्य ग्रेड के, अन्य ग्रेड को चेक करने के लिए। ये नॉर्मल कामों के लिए यूज नहीं किया जाएगा। ये किस लिए यूज किया जाएगा, जो कैलिब्रेशन ग्रेड होता है इसका यूज किया जाएगा, जैसे ग्रेड 00 के नाम से जानते हैं, इसका यूज किया जाएगा जो बाकी तीनों ग्रेड के गेज है इनको चेक करने, बाकी ग्रेड को चेक करने के लिए कि इनके गेज जो है सही है कि नहीं। ठीक है, बाकी जो ग्रेड 0 है इसको हम लोग इंस्पेक्शन ग्रेड के नाम से जानते हैं। किस नाम से, इंस्पेक्शन ग्रेड के नाम से जानते हैं। यह किस लिए यूज होता है, निरीक्षण कार्यों के लिए। किस लिए यूज होता है, निरीक्षण कार्यों के लिए, कार्यों के लिए। ठीक है, उसके बाद बारी आती है ग्रेड 1 की, इसको वर्कशॉप ग्रेड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वर्कशॉप ग्रेड के नाम से जानते हैं। इसका यूज किस लिए होता है, तो प्रिसीजन टूल रूम के लिए। यह वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि प्रिसीजन प्रिसीजन टूल रूम के लिए कौन सा ग्रेड यूज किया जाता है, प्रिसीजन टूल रूम के लिए। ठीक है, मतलब टूल वगैरह के लिए जहां पे हमारे सूक्ष्म मापी टूल रखे गए होते हैं उनको चेक करने के लिए ग्रेड 1 वाला स्लिप गेज यूज किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म मापी जो टूल होते हैं उनको चेक करने के लिए ग्रेड 1 वाला हमारा स्लिप गेज यूज किया जाएगा। ग्रेड सेकेंड कहाँ होता था, यह साधारण कामों के लिए, साधारण वर्कशॉप में यूज किया जाता है, साधारण वर्कशॉप में, कार्यशाला में यूज किया जाता है। ये सारे पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। बीआईएस के अनुसार, बीआईएस ने, अगर बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है ना, तो बीआईएस के अनुसार उन्होंने 3 ही ग्रेड को माना है, ग्रेड 0 को माना ही नहीं है।
बीआईएस ने क्या किया है, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड सेकेंड, इन तीनों को ही सिर्फ स्लिप गेज के ग्रेड को माना है, नीचे वाले तीनों को। वैसे जनरली हमारे 4 टाइप के ग्रेड हैं हमारे स्लिप गेज के, सबका नाम भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे कैलिब्रेशन ग्रेड पूछा हुआ था, तो ग्रेड 0 वाला कैलिब्रेशन ग्रेड होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। बाकी का भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला अगर आप प्रिसीजन टूल रूम के अनुप्रयोग के लिए, देखिए वही क्वेश्चन पूछ दिया ना, प्रिसीजन टूल रूम के लिए मैंने अभी आपको पीछे बताया, प्रिसीजन टूल रूम के लिए कौन सा था, ग्रेड फर्स्ट था। तो यहाँ पे देख लीजिए ग्रेड फर्स्ट ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है स्लिप गेज का उपयोग करने की विधि क्या है। यहाँ पे स्लिप गेज को दिखाया गया है, स्लिप गेज एक दूसरे को देखिए यहाँ पे ऐसे रख करके एरो बनाया हुआ, कैसे घुमाया जाएगा। तो मैंने आपको ये पहले भी क्वेश्चन बताया हुआ कि दो स्लिप गेजों को जोड़ने की जो प्रोसेस होता है उसको किस नाम से जानते हैं, रिंगिंग प्रोसेस या रिंगिंग प्रोसेस, जो भी समझ लीजिए, इंग्लिश वाला देखिए रिंगिंग प्रोसेस, ठीक है। तो दो स्लिप गेज को क्या करते हैं, पहले एक दूसरे के क्रॉस में रखते हैं, पहले एक दूसरे के क्रॉस में रखेंगे, पीस को ऐसे घुमा करके एक दूसरे के सीध में ले आएंगे, फिर हल्का सा आगे ले जाएंगे, फिर वापस पीछे ले आते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो स्लिप गेज के बीच में जो एयर रहती है ना, वह वायुमंडलीय जो एयर उपस्थित होती है वह हट जाती है, और दोनों स्लिप गेज आपस में एयर हटने की वजह से वैक्यूम बना लेते हैं और आपस में चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो उसी को रिंगिंग प्रोसेस बोला जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि भाई ये जो दिखाया गया या स्लिप गेज का रिंगिंग प्रोसेस दिखाया गया। स्लाइडिंग क्या होता है, तो या तो जो एक दूसरे पर दो पार्ट स्लाइड करते हैं तो उसको स्लाइडिंग कहते हैं। ग्लेजिंग और लोडिंग, यह दोनों भी मैंने पहले आपको बता रखा है कि जो ग्लेजिंग और लोडिंग होता है हमारा, यह किससे रिलेटेड है, ये ग्राइंडिंग से रिलेटेड है, ग्राइंडर वाले चैप्टर से रिलेटेड है, ग्राइंडिंग से रिलेटेड है। कौन सा, यह ग्लेजिंग और लोडिंग, यह दोनों, ठीक है। तो ग्लेजिंग क्या होता है, तो देखिए आपको मालूम है जो ग्राइंडिंग व्हील हमारा बना होता है वो कई सारे तीक्ष्ण धार वाले अब्रेसिव पार्टिकल से मिलकर के ऐसे बनाया जाता है ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। यह सब आपस में एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक। तो इस तरह से हमारा ग्राइंडिंग व्हील जो बना होता है ना, वो पूरा ग्राइंडिंग व्हील ऐसे छोटे छोटे तीक्ष्ण धार वाले कई सारी परत में इन अब्रेसिव पार्टिकल से, अब्रेसिव पार्टिकल होंगे पर इन्हें चिपकाने के लिए बॉन्ड होगा, तो अब्रेसिव पार्टिकल बॉन्ड एक लेयर में, फिर अगला लेयर अब्रेसिव पार्टिकल और बॉन्ड, ऐसे ऐसे करके अलग अलग लेयर में कई सारे जो व्हील पूरा बनाया जाता है। तो इसमें ग्लेजिंग क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए क्या होता है, जब हम किसी मटेरियल को घिसते हैं ग्राइंडिंग व्हील पे, तो ये जो अब्रेसिव पार्टिकल छोटे छोटे तीक्ष्ण धार वाले पार्टिकल हैं ये घिसते रहते हैं। इसलिए आपका ग्राइंडिंग व्हील कितना भी छोटा हो जाए, वो जैसे नए पे काम करता है वैसे छोटे होने पे, पुराने होने पे भी काम करता है। क्यों, क्योंकि कई सारे नए नए पार्टिकल है ना, यह पार्टिकल धीरे धीरे घिसेगा, घिसने के बाद क्या होगा, यह पार्टिकल यहाँ से अपना स्थान छोड़ेगा, फिर नया पार्टिकल बाहर निकल आएगा। तो ग्राइंडिंग व्हील छोटी होती जाएगी, लेकिन नए नए बार बार कर निकलते रहते हैं, इसलिए वो फिनिशिंग जैसे नए पे था वैसे ही पुराने पे भी करता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो बॉन्डिंग होती है ना, इनके चिपकाने वाला जो बॉन्ड यूज किया जाता है वो काफी मजबूत हो जाता है। जब वो मजबूत हो जाएगा, काफी मजबूत का मतलब है कि उनकी वो जल्दी इसको छोड़ेगा नहीं, तो पता चलेगा यह पार्टिकल हमारा पूरा घिस जाता है, ऊपर वाला जो पार्टिकल है पूरा अच्छी तरीके से घिस गया है, लेकिन वो अपना स्थान छोड़ के निकल ही नहीं रहा है कि जिससे नए कट सामने आए और वो घिसने का काम शुरू करे। तो जब हमारा ऊपर का पार्टिकल घिस जाए और वो अपना स्थान ना छोड़े, जब ये पूरा अच्छी तरह से स्थान नहीं छोड़ रहा और पूरा घिस चुका है, जब कोई चीज पूरी अच्छी तरीके से घिस जाती है तो चमकने लगती है। भाई मेटल को आप देखिए अच्छे से घिस देंगे तो चमकने लगेगा ना, तो ग्राइंडिंग व्हील पे भी होता है, जब इसके कड़ घिस जाते हैं और अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, कड़ घिसने के बाद अपना स्थान नहीं छोड़ रहे हैं, उस केस में क्या होता है कि इसकी सरफेस चमकने लगती है, चमकदार सरफेस हो जाती है, उसी को हम लोग ग्लेजिंग कहते हैं। आई बात समझ में, जब हमारे अब्रेसिव पार्टिकल घिस जाए और अपना स्थान ना छोड़े और ग्राइंडिंग व्हील की जो सरफेस है वह सतत चमकदार हो जाए, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ग्लेजिंग बोलते हैं। लोडिंग कब बोला जाएगा, लोडिंग तब बोलेंगे, मैंने बताया था जैसे ग्राइंडिंग व्हील में लोडिंग होता है वैसे फाइल में पिनिंग होता है। फाइल में क्या होता है कि जो फाइल होती है हमारी, उसमें जो हमारे मेटल होते हैं उसके बुरादे उसमें भर जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि फाइल की पिनिंग हो गई। और वही चीज इसमें ही होता है, ग्राइंडिंग व्हील में उसी चीज को लोडिंग बोला जाता है। इसमें क्या, जो हमारे अब्रेसिव पार्टिकल रहेंगे ग्राइंडिंग व्हील के, ग्राइंडिंग व्हील के जो अब्रेसिव पार्टिकल रहेंगे, तो जब किसी मेटल को घिसते तो अब्रेसिव पार्टिकल के बीच में जो जगह होती है उसमें क्या होता है, उसमें भर जाता है हमारा जॉब का छोटा छोटा पार्टिकल, जो चिप्स होते हैं वो अब्रेसिव पार्टिकल के कड़ों के बीच में भर जाते हैं। एक तरह से भर जाने का मतलब एक तरह लोड हो गया, तो उसी को लोग क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं। जब अब्रेसिव पार्टिकल के बीच में हमारे बुरादे या चिप्स, जिस मेटल को घिस रहे थे उसके बुरादे या चिप्स अब्रेसिव पार्टिकल के बीच में भर जाए, तो उसी को लोडिंग बोला जाता है। जबकि फाइल में ही प्रोसेस पिनिंग कहलाता है। फाइल का मतलब रेती से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस गेज का उपयोग क्या है। यहाँ पे एक गेज दिखा रखा है और पूछ रखा है इसका उपयोग क्या है। देखिए कौन सा गेज है, तो यह देखिए यहाँ पे गेज बना हुआ है और इधर थ्रेड कटा हुआ, तो आपको देख के पहचान गए होंगे अब तक कि ये कौन सा गेज है, प्लग गेज है। प्लग गेज कहाँ यूज होता है, आंतरिक माप लेने के लिए, लेकिन इधर दोनों साइड थ्रेड कटा हुआ है। नॉर्मल प्लग गेज होता तो आंतरिक व्यास को चेक करता, लेकिन दोनों साइड थ्रेड कटा हुआ है तो यह आंतरिक चूड़ी को चेक करेगा। तो इस गेज का उपयोग क्या है, तो यह गेज का नाम पूछ रखा है।
तो ध्यान से देखिए, प्लग गेज है लेकिन दोनों साइड थ्रेड कटा हुआ है, तो थ्रेड प्लग गेज बोलेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, थ्रेड रिंग गेज कौन सा है, तो देखिए मैंने अलग फिगर ले रखा है। रिंग गेज मतलब बाहरी माप लेने के लिए, रिंग का मतलब अंगूठी, अंगूठी उंगली के ऊपर पहनी जाती है, इसलिए बाहरी माप लेता है। रिंग गेज होता तो नॉर्मल होता, थ्रेड रिंग गेज क्यों है, क्योंकि इसके अंदर थ्रेड कटी हुई है, तो इसको थ्रेड रिंग गेज बोलते हैं, और इसका यूज बाहरी चूड़ी को चेक करने के लिए। प्लग गेज नॉर्मल होता तो आंतरिक व्यास चेक करता, लेकिन थ्रेड प्लग गेज है, थ्रेड प्लग गेज है तो आंतरिक चूड़ी चेक करेगा, और वहीं पे थ्रेड रिंग गेज है तो बाहरी चूड़ी चेक करेगा, एक्सटर्नल थ्रेड चेक करेगा। स्क्रू पिच गेज क्या होता है, तो यहां देखिए ये फिगर है, इसमें जो हम लोग देख रहे हैं स्क्रू पिच गेज है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस स्क्रू पिच गेज में, यह मैंने पहले भी बताया था आपको कि 0.35 मान लीजिए इस पे लिखा है, इस पे 0.5 लिखा है, 50 इस पे 0.75 लिखा हुआ है, तो अलग अलग ब्लेड होते हैं, इन ब्लेड पे थ्रेड कटा होता है, इन ब्लेड पे क्या होता है, थ्रेड कटा होता है, और यह जो अंकित किया जा रहा है 0.35 0.50, यह थ्रेड का पिच बता रहा है। इस ब्लेड पे जो थ्रेड कटा हुआ है उसका पिच क्या है, वह सभी ब्लेड पे अंकित रखा है। सभी ब्लेड में अलग अलग थ्रेड कटे होते हैं, और सभी थ्रेड पे का पिच क्या है वो उस ब्लेड पे अंकित होता है। तो स्क्रू पिच गेज, इसकी मदद से हम किसी भी स्क्रू का पिच ज्ञात कर सकते हैं। पिच क्या होता है, किसी भी स्क्रू पे जो थ्रेड कटा होता है ना, जो किसी भी स्क्रू पे थ्रेड कटा होता है, तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो दूरी होती है वो पिच कहलाती है। एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की जो दूरी होती है वो पिच कहलाती है। इसकी मदद से हम कैसे चेक करेंगे, तो ये जो हमारे पास ब्लेड है ना, तो ब्लेड में जो थ्रेड कटा हुआ कई सारे अलग अलग है, तो हम इस ब्लेड को इस पे रखेंगे, इस फिर हो सकता है ठीक से मैच ना करे, तो हम बारी बारी से एक एक ब्लेड को रखते हैं, जिस ब्लेड का थ्रेड बिल्कुल एग्जैक्ट इसके साथ अच्छे से बैठ जाता है, मैच कर जाता है, फिर हम उस ब्लेड को बाहर निकालते हैं और उसको पढ़ लेते हैं कि अच्छा इस पे 0.50 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यह जो स्क्रू था इसका भी पिच क्या होगा, 0.50 होगा। तो इस तरह से हम स्क्रू पिच गेज की मदद से किसी भी स्क्रू का पिच पता कर सकते हैं। थ्रेड कैलिपर गेज क्या होता है, तो यह वाला जो फिगर है यह थ्रेड कैलिपर गेज का फिगर है। इसमें आगे की तरफ देख रहे हैं एनुअल की जगह पे दो क्या है, एनुअल की जगह पे यहाँ पे देखिए थ्रेड टाइप का लगा हुआ है ना, थ्रेड वाले एनुअल लगे हुए हैं। इनका यूज कहाँ पे होता है, तो इनका यूज होता है हमारा, देखिए दो, एक पेयर आगे एक एक पेयर पीछे है, आगे वाला गो होता है, पीछे वाला नो गो होता है। यह थ्रेड के प्रोफाइल के आकार को चेक करने के लिए, ठीक है, थ्रेड के प्रोफाइल के आकार को चेक करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि रिंग गेज का उद्देश्य क्या है। देखिए इसे कोई पूछने वाली बात होनी, कई बार हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, कई बार ये ऑप्शन में आ रहा है, तब भी हम लोग बात कर चुके हैं कि भाई जो रिंग गेज होता है हमारा, वह क्या करता है, रिंग का मतलब अंगूठी, अंगूठी उंगली के ऊपर पहनी जाती है, इसीलिए उंगली बाहर मतलब ऊपरी सरफेस पे पहनी जाती है, तो इसका मतलब जो रिंग गेज होगा वह भी बाहरी सरफेस को चेक करेगा, बाहरी व्यास को चेक करेगा। तो ये पूछ रहा है कि रिंग गेज, तो देखिए मैंने रिंग गेज का फिगर ले रखा है कि यह हमारा रिंग गेज है। रिंग गेज क्या करेगा, बाहरी व्यास को चेक करेगा। ऑप्शन ए क्या, चेक द आउटसाइड डायमीटर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, छेद व्यास की चेक करना। छेद व्यास, ठीक है, मतलब चेक द होल डायमीटर, किसी होल का, किसी छेद का, किसी होल का डायमीटर चेक करना है। तो आपको मालूम है बाहरी व्यास रिंग गेज के द्वारा अंदर की बात आएगी तो प्लग, प्लग सॉकेट के अंदर चला जाता है, तो अंदर के लिए प्लग होता है। तो भाई आंतरिक मतलब होल की बात कर रहा है, होल का डायमीटर मतलब आंतरिक व्यास चेक करना है, उसके लिए क्या होगा, प्लग गेज होगा। तो यह वाला देखिए फिगर मैंने प्लग गेज का ले रखा है, यह आंतरिक व्यास को चेक करेगा। क्या है हमारे पास, यह प्लग गेज है, प्लग गेज आंतरिक व्यास को चेक करने के लिए। उसके बाद आता है चेक द टेपर्ड शाफ्ट डायमीटर, किसी टेपर्ड शाफ्ट की डायमीटर चेक करना है। तो अब देखिए टेपर्ड शाफ्ट, शाफ्ट का मतलब क्या, कोई शाफ्ट होगी हमारी वह टेपर में होगी, अगर टेपर है कोई शाफ्ट, तो हमें इस टेपर के शाफ्ट के टेपर को चेक करना है। शाफ्ट मतलब उसका टेपर चेक करने का मतलब क्या, बाहरी चीज होगी ना, तो जब भी बाहरी माप चेक करना होगा तो रिंग गेज आएगा, क्योंकि टेपर चेक करना है तो टेपर रिंग गेज, थ्रेड चेक करना है तो थ्रेड रिंग गेज, मतलब जो रिंग गेज है जो चीज चेक करना है उसके आगे वो चीज लगा दीजिए, उसको चेक करने लगेगा। जैसे रिंग गेज बाहरी व्यास चेक कर रहा है, थ्रेड रिंग गेज कह दिए तो बाहरी चूड़ी चेक करने लगा, टेपर रिंग गेज कह दिए तो बाहरी टेपर चेक करने लगेगा। तो ये पूछा भी है कि टेपर शाफ्ट को व्यास चेक करना, मतलब व्यास शाफ्ट कह दिया, इसका मतलब बाहरी माप हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, यह फिगर है टेपर रिंग गेज, इसका फिगर है यह है टेपर रिंग गेज का, यही हमारा चेक करेगा बाहरी शाफ्ट की बाहरी टेपर को, टेपर रिंग गेज। ठीक है, लास्ट है चेक द आउटसाइड थ्रेड, बाहरी थ्रेड को चेक करने के लिए, तो मैंने बताया ना बाहरी थ्रेड चेक करना है तो रिंग गेज के आगे थ्रेड लगा दीजिए, थ्रेड रिंग गेज हो जाएगा, वो बाहरी थ्रेड को चेक कर देगा। ये दोनों जो फिगर है आपका किसका है, थ्रेड रिंग गेज का है, थ्रेड रिंग गेज। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं नॉर्मल वाला है, इसके बीच में कोई भी थ्रेड नहीं कटा हुआ है, तो नॉर्मल रिंग गेज हो गया। थ्रेड कब बोले, तो देखिए यहाँ पे अंदर थ्रेड काट दिया गया, जब इसके अंदर थ्रेड कटा होगा तो थ्रेड रिंग गेज, ये बाहरी थ्रेड को चेक करेगा। तो ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में आकार की सीमा क्या है। देखिए व्यक्तिगत से मतलब कोई
पर्सनल से नहीं मतलब है, इसका मतलब इंडिविजुअल। देखिए दो चीजें होती है, अगर कोई चीज ग्रुप में होती है तो उसे ग्रुप बोला जाता है। अगर कोई चीज ग्रुप में कई सारी पत्तियां एक साथ जुड़ी होती है तो उसे ग्रुप वाला हो जाएगा। और एक होता है कि अगर कोई पत्ती अलग अलग है तो उसे इंडिविजुअल बोला जाता है। वही है इंडिविजुअल रेडियस गेज की बात कर रहे हैं आप। अगर सिर्फ रेडियस गेज कहता तो नॉर्मल रेडियस गेज हो जाता, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल बोला गया है। ठीक है, तो पहले हम इंडिविजुअल के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हमें नॉर्मल रेडियस गेज को समझना होगा। उसको समझ लगे इंडिविजुअल वाला भी बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। तो नॉर्मल में क्या होता है, देखिए नॉर्मल रेडियस गेज की बात करें तो अगर सिर्फ रेडियस गेज बोलता, इंडिविजुअल को भी भूल जाइए, अगर सिर्फ बात किसी करता नॉर्मल रेडियस गेज की, तो रेडियस गेज किस लिए यूज होता है, आंतरिक आंतरिक व बाय रेडियस को चेक करने के लिए, आंतरिक व बाय त्रिज्या को, रेडियस को चेक करने के लिए, चेक करने के लिए। यही काम हमारा इंडिविजुअल वाला भी होगा, चाहे इंडिविजुअल रेडियस गेज हो चाहे नॉर्मल रेडियस गेज हो, दोनों का काम सेम होगा। तो नॉर्मल वाला जो हमारा रेडियस गेज नॉर्मल वाला होता है उसमें क्या होता है, हमारा एक रेडियस गेज होता है ना इस तरह से। तो रेडियस गेज में हमारा क्या होता है, उसमें कई सारी ब्लेड, मैंने बताया ना कई सारी ब्लेड इस तरह से जुड़ी होती है। एक इधर ऐसे पत्ती जुड़ी होगी, फिर यहाँ पे जुड़ी होगी, फिर यहाँ पे ऐसे अलग कई सारी ब्लेड एक साथ जुड़ी होती है। और इसी पे एक और हमारा एक सिरा होता है, दूसरे सिरे पे हमारा क्या रहेगा, एक इंटरनल के लिए, यह किसको चेक करता है, तो इंटरनल को चेक करता है, और एक एक्सटर्नल के लिए, तो एक्सटर्नल के लिए ऐसे खांचा कटा होता है ब्लेड में। ठीक है, खांचा कटा रहता है। तो यह जो होता है एक्सटर्नल को चेक कर लेता है या इंटरनल को चेक कर लेता है। तो जब इस तरह से कई सारे पत्तियों का ग्रुप होता है तो ये हमारा नॉर्मल रेडियस गेज होता है। नॉर्मल रेडियस गेज में ऐसा होता है। ठीक है, इसे इंडिविजुअल नहीं कहेंगे क्योंकि एक सारी कई सारी पत्तियां हैं, तो इंडिविजुअल नहीं कह सकते क्योंकि एक साथ कई सारी पत्तियां। तो ये नॉर्मल वाला जो रेडियस गेज होता है ना, हमारा 3 सेट में पाया जाता है। कितने सेट में पाया जाता है, यह 3 सेट में पाया जाता है। 3 सेट में यह पाया जाता है। पहला जो सेट होगा हमारा वह 1 से 7 mm तक होता है, 1 से 7 mm तक की चेक करता है। दूसरा जो रहता है वो हमारा वह 7.5 से 15 mm तक के चेक करने के लिए ब्लेड बनाया गया होता है, रेडियस को चेक करने के लिए। जो तीसरा होता है हमारा वह जो होता है 15.5 से 25 mm तक के रेडियस को चेक करने के लिए बनाया गया होता है। ये 3 सेट में नॉर्मल वाला जो हमारा रेडियस गेज है, कौन सा, जो नॉर्मल रेडियस गेज है वो बनाया गया होता है। लेकिन ये उसके लिए होगा, मतलब 1 से 25 mm तक के आंतरिक और बाय रेडियस को चेक कर रहा है। तो ये जब हमारा इस तरह से पत्तियों के ग्रुप में होता है तो रेडियस गेज हो जाता है। लेकिन यहां बात कर रहा है इंडिविजुअल रेडियस गेज ना। एक चीज और हम देखेंगे यहाँ पे, इस तरह से बात हो गई। दूसरा जो एक पत्ती है और दूसरा मान लीजिए यह हमारा चेक कर रहा है क्या, ये पहली जो ब्लेड है मान लीजिए यह R1 को चेक कर रही है। R1 का मतलब क्या हो गया, R1 का मतलब होगा कि यह एक त्रिज्या को, 1 mm की त्रिज्या को चेक करेगा। तो इसकी अगली वाली जो ब्लेड होगी वह कौन सी साइज का होगा, तो अगला वाला जो हमारा ब्लेड होगा यह R1.5 का होगा। इसके अगला वाला जो होगा यह R2 का होगा। ठीक है, इस तरह से रेडियस, इनमें रेडियस अंकित होगा कि कौन सा किस साइज का है। तो आप देखिए इनमें गैप कितना आ रहा है, R1 साइज का है, मतलब 1 mm की त्रिज्या को चेक करने के लिए, या 1.5 mm की त्रिज्या को चेक करने के लिए, 2 mm की त्रिज्या को चेक करने के लिए। तो इन दोनों के बीच में कितना गैप आया, 1 से 1.5, 0.5 mm का गैप आया। इन दोनों के बीच में 1.5 से 2, 0.5 mm का गैप आया। मतलब जो नॉर्मल रेडियस गेज होता है वह 3 सेट में पाया जाता है, 1 से 7, इतना ये चीजें हो गई, क्लियर हो गया तीनों चीजें। प्लस इनमें जो प्रत्येक ब्लेड होती है, जो उनमें रेडियस रहता है, उनका स्टेप में अंतर कितना रहता है, तो देख रहे हैं एक R1 का है तो दूसरा R1.5 का, तीसरा R2 का। मतलब प्रत्येक ब्लेड में एक दूसरे से 0.5 mm की स्टेप में बनाई जाती है। प्रत्येक ब्लेड किस स्टेप में बनाई जाती है, 0.5 mm के स्टेप में। ठीक है, प्रत्येक ब्लेड 0.5 mm के स्टेप में बनाई जाती है। जब हमारा किसका बात होता, नॉर्मल रेडियस गेज का। लेकिन यहाँ इंडिविजुअल रेडियस गेज की बात किया है, तो इंडिविजुअल रेडियस गेज का जो फिगर है वह यह है हमारे पास। यह वाला जो फिगर है ना, यह इंडिविजुअल वाला है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं एक ब्लेड अकेले है, इसमें कई सारी ब्लेड एक समूह में थे, लेकिन इंडिविजुअल इसलिए कह रहा है कि कुछ सब अलग अलग। इंडिविजुअल का मतलब क्या, हर एक चीज अलग अलग हो। तो इसमें देखिए ब्लेड अलग है, तो यह इसमें R15 लिखा हुआ, मतलब 15 mm के रेडियस को चेक करेगा। तो ये जो हमारा इंडिविजुअल वाला रेडियस गेज आता है ना, यह R1 से शुरू होता है, R1 से लेकर के R100 तक होता है, R100 तक होता है। मतलब यह 1 mm से 100 mm तक के रेडियस को चेक करता है, 100 mm तक की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या को, आंतरिक व बाह्य त्रिज्या चेक करेगा। ठीक है, 1 से 100 mm तक की, तो R1 से R100 तक दिखाया जाता है। एक चीज क्लियर हो गई। और सभी अलग अलग ऐसे ही होंगे, R1 का एक अलग होगा, R2 का अलग होगा, R3 का अलग होगा। इसमें यह वाला जो हिस्सा होता है यह कहाँ, यह आंतरिक माप को चेक करता है, आंतरिक को। और यह वाला जो होता है यह बाहरी माप को।
बाहर या बाहरी में आपको चेक करता है। ठीक है, और दूसरी चीज जैसे इसमें एक ब्लेड के बाद दूसरा ब्लेड एक आर एक का था तो अगला ब्लेड का अगला दो का, मतलब सब में 10.5 mm के स्टेप का अंतर था। जबकि इसमें क्या होता है, एक अगर R1 है तो दूसरा हमारा क्या होगा R2 होगा, तीसरा हमारा क्या होगा R3 होगा, R4 होगा, R5 होगा, ऐसे ऐसे करके 100 इंडिविजुअल रेडियस गेज होंगे। ठीक है, तो सब में कितने का अंतर आ रहा है, एक एक का अंतर आ रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि यह जो होता है हमारा 1 mm के स्टेप में बनाया जाता है। किस स्टेप में बनाया जाता है, 1 mm के स्टेप के अंतर पे बनाया जाता है। तो वही क्वेश्चन में पूछा था कि इंडिविजुअल रेडियस गेज में आकार की सीमा क्या होती है, तो यह स्टेप ऑफ 1 mm मतलब 1 mm के स्टेप के अंतर पे बनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्टेप ऑफ 1 mm। 0.5 का सही होता जब यह रेडियस नहीं लिखा होता, सिर्फ क्या लिखता, सॉरी इंडिविजुअल नहीं लिखा होता, सिर्फ लिखता रेडियस गेज में या त्रिज्या गेज में आकार की सीमा क्या है। अगर रेडियस गेज में पूछता तो 0.5 वाला सही होता, लेकिन इंडिविजुअल वाला पूछ दिया, इंडिविजुअल रेडियस गेज, तब 1 mm सही होगा। इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिया कि कंफ्यूजन ना हो, चीजें क्लियर रहने। तो कई लोग 0.5 पढ़े होंगे तो कहेंगे अरे 0.5 पे तो होता है, नहीं, जब नॉर्मल रेडियस गेज की बात करेगा तब 0.5 होगा। ठीक है, इसमें मैंने आपको इसलिए बताया कि इसमें 3 सेट में होता है और इसमें 0.5 mm का अंतर होता है। लेकिन जो हमारा इंडिविजुअल वाला होता है वह 1 mm का उसमें अंतर रहता है। हर एक ब्लेड R1 R2 R3 ऐसे पाई जाती है, 1.5 या 2.5 ऐसे नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए कौन सा गेज है, यह गेज यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, शाफ्ट के बाहरी व्यास की बात कर रहा है। चलिए, तो बाहरी व्यास को चेक करने के लिए यह कौन सा गेज है, तो आप लोग देख रहे हैं ना कैसा रिंग अंगूठी की जैसा बना है, अंगूठी बाहरी माप को चेक करता है, तो यह कौन सा हमारा रिंग गेज हो गया। लेकिन बड़ी चीज क्या है, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा अलग अलग, यह रिंग गेज गो दे रखा है, फिर प्लग गेज गो दे रखा है, फिर रिंग गेज नो गो दे रखा है, फिर प्लग गेज नो गो दे रखा है। तो हमें मालूम है कि भाई प्लग गेज तो है नहीं, प्लग गेज आंतरिक माप को चेक करता है। आप देख रहे हैं अंगूठी के जैसा है, अंगूठी हमारी बाहरी साइज में लगाया जाता है तो ये रिंग गेज होगा। तो ये प्लग गेज तो दोनों गलत हो गया पहले ही कि भाई प्लग गेज वाले में डाउट नहीं है, या रिंग गेज है। अब रिंग गेज में या गो वाला है या नो गो वाला है, तो मैंने आपको बताया था कि रिंग गेज का बहुत ही आसान तरीका है पहचानने का। अगर नॉर्मल छोटा साइज है तो यह गो होता है, और नो गो वाले में क्या होता है, नो गो वाला लंबा होता है प्लस उसके बीच में सर्कुलर ग्रूव्स कटा होता है, वृत्ताकार ग्रूव्स कटा होता है इस टाइप से। ठीक है, यहाँ बीच में क्या होगा, सर्कुलर ग्रूव्स कटा होगा, बाकी यहाँ पे हमारा क्या होगा, नर्लिंग किया गया होगा इधर भी और इधर भी, तो बीच में सर्कुलर ग्रूव्स कटा होता है, तो ये हमारा नो गो वाला होता है। नॉर्मल है तो गो वाला होगा, तो ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है, प्लग गेज, इसलिए मैंने आपको प्लग गेज का फिगर ले रखा कि ताकि आपका साथ में ये भी क्लियर हो जाए। हालांकि पहले हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बात दोबारा कर लेंगे तो रिवीजन टाइप का हो जाएगा। ठीक है, क्विक रिवीजन। तो देखिए ये हमारा क्या प्लग गेज है, प्लग गेज आंतरिक माप को चेक करेगा। इसमें क्या होगा, तो मैंने बताया था ये उल्टा होता है, इसमें छोटा वाला सिरा गो होता है और जो बड़ा वाला होता है वह नो गो होता है, किसमें, रिंग वाले में। लेकिन प्लग में उल्टा होता है, प्लग में देखिए ये लंबा दिख रहा है आपको सिरा या छोटा सिरा दिख रहा है, तो लंबा वाला हमारा इसमें गो होता है और छोटा वाला नो गो होता है। ठीक है, लंबा वाला गो और छोटा वाला नो गो, ये होता है हमारा किसमें, आपका प्लग गेज वाले में। ठीक है, क्लियर। तो अब इसमें गो और नो गो, तो यहाँ पे पूछता अगर किसी सिरे को लंबे वाले पूछता तो आप प्लग गेज गो करते, छोटे वाले पूछता तो प्लग गेज नो गो करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है, अब घर्षक स्टिक के साथ बेलनाकार सतही के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है। देखिए अब घर्षक स्टिक के साथ बात कर रहा है ना, व्हाट इज द फिनिशिंग प्रोसेस कैरिड आउट विद अब्रेसिव स्टिक्स, जिसमें अब्रेसिव स्टिक होते हैं। देखिए लैपिंग, तो देखिए ये मैंने लैपिंग का फिगर ले रखा, लैपिंग में तो ऐसा कुछ अब्रेसिव स्टिक होता नहीं है। लैपिंग में क्या होता है, हमारे लैपिंग कंपाउंड होते हैं। लैपिंग कंपाउंड में हमारा क्या होता है, तो लैपिंग व्हीकल होता है, अब्रेसिव पार्टिकल होता है। लैपिंग व्हीकल के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो ग्रीस या ऑयल यूज कर लेते हैं। तो ग्रीस या ऑयल में अब्रेसिव पार्टिकल को जो मिला करके पेस्ट बनाया जाता है उसी को लैपिंग कंपाउंड कहते हैं। उसी लैपिंग कंपाउंड को हम लोग किसी प्लेट पे लगा करके पेस्ट के रूप में लगा देते हैं और उसे बोलते हैं कि हमारी प्लेट चार्ज होगी, फिर वो घिसने काम आता है। तो लैपिंग में हमारा क्या तैयार किया जाता है, एक पेस्ट तैयार किया जाता है अब्रेसिव पार्टिकल और ऑयल या ग्रीस को मिला करके, तो एक पेस्ट के रूप में तैयार करते हैं। तो इसमें कोई स्टिक वगैरह अब्रेसिव स्टिक वगैरह तो आती नहीं है, तो इसलिए लैपिंग सही होगा नहीं। होनिंग क्या है, तो देखिए यह वाला जो फिगर है हमारा, यह होनिंग का है। किसका फिगर है, ये हमारा होनिंग का है। ठीक है, होनिंग में क्या होता है, तो होनिंग में जो हम यूज करते हैं ना, वह यूज करते हैं क्या, अब्रेसिव, देखिए बॉन्डेड अब्रेसिव स्टोन बोलते हैं, बॉन्डेड, सॉरी ये ज्यादा मोटा हो गया है,
ठीक है, ये होनिंग वाला फिगर है हमारा, और इसमें यूज करते हैं बॉन्डेड अब्रेसिव स्टोन, ठीक है, या होनिंग स्टोन भी बोलते हैं इसको, जो होनिंग में यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? होनिंग स्टोन, या फिर होन्स भी बोलते हैं, होन्स। तीनों में से यह बोल सकते हैं, यह बोल सकते हैं, यह भी बोल सकते हैं। तो हमारा किसमें होनिंग में यूज किया जाता है? यह देखिए अब सतही के प्रोफाइल को सही करने के लिए। तो अब घर्षक स्टिक की बात कर रहा है, अब्रेसिव स्टिक, तो इस वाले फिगर में देखिए यह लगाए गए हैं, क्या है, लंबी लंबी छड़ी की तरह स्टिक की तरह अब्रेसिव स्टिक लगे हुए ना, एक यह है, एक यह है, एक यह है, तो अलग अलग लंबे लंबे स्टिक इसके ग्रुप में लगाए जाते हैं। तो किसमें है? देखिए लंबे स्टिक के रूप में किसमें है? तो यह मैंने बताया आपको, होनिंग प्रोसेस का टूल दिखाया गया, होनिंग टूल है आपका। होनिंग टूल में जो लगा होता है इसी को लोग बॉन्डेड अब्रेसिव स्टोन या होनिंग स्टोन या होन्स बोलते हैं, जो अब्रेसिव स्टिक के रूप में, एक छड़ी के रूप में लंबे लंबे रहते हैं, जिन्हें उनके बीच में लगाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि अब्रेसिव अपघर्षक स्टिक के रूप में हम लोग किसमें लगाते हैं? होनिंग में लगाते हैं। ग्राइंडिंग क्या है? तो देखिए ये वाला फिगर हमारा ग्राइंडिंग का है। ग्राइंडिंग में तो भाई कोई अब्रेसिव स्टिक है नहीं, ये तो नॉर्मल ग्राइंडिंग व्हील होता है, जिसमें हमारे अब्रेसिव पार्टिकल को गोल बाउंड के द्वारा चिपका करके आपस में एक व्हील के रूप में तैयार किया गया होता है। फाइलिंग क्या होता है? तो नॉर्मल वॉइस में जॉब को बात करके फाइल के द्वारा घिसना फाइलिंग कहलाता है। तो इसमें भी कोई हमारा स्टोन वगैरह नहीं है, अब्रेसिव स्टिक वगैरह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो देखिए जो कास्ट आयरन होता है यह सबसे अधिक यूज होने वाला लैप है, सबसे अधिक यूज होने वाला, ठीक है भाई। ये बात कर रहा है ना कि जो लैपिंग सामग्री, मतलब जो लैपिंग मटेरियल यूज करते हैं, मतलब लैपिंग प्लेट हमारी होती है ना, एक लैपिंग हमारे पास प्लेट होती है, लैपिंग प्लेट को हम लोग क्या करते हैं? चार्ज कर देते हैं, इस पे पेस्ट के रूप में अब्रेसिव पार्टिकल को पेस्ट के रूप में लगाते हैं, या कहते हैं लैपिंग कंपाउंड को पेस्ट के रूप में लगा देते हैं और ये चार्ज होती है। तो जो हमारी लैपिंग प्लेट है यह किस मटेरियल का बना हुआ है, इसकी बात चल रही है। इस पे हम लोग क्या करेंगे? इस पे लैपिंग कंपाउंड को, लैपिंग कंपाउंड मतलब जो अब्रेसिव पार्टिकल है उनको पेस्ट के रूप में जब लगाते हैं तो यह प्लेट चार्ज हो जाती है। फिर दूसरे पार्ट्स को हम लोग किसकी मदद से लैपिंग करके घिसते हैं, उसको फिनिशिंग करते हैं। तो हमने एक चीज और बताया था आपको पहले कि जो हमारी लैपिंग प्लेट होती है, हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि यह जो हमारी लैपिंग प्लेट है जिसमें हम लोग अब्रेसिव पार्टिकल लगा रहे हैं पेस्ट के रूप में, तो यह जो हमारा लैपिंग प्लेट है यह क्या होना चाहिए? जिस मटेरियल को हमें घिसना है उसकी अपेक्षा यह सॉफ्ट होना चाहिए। जो हमारी लैपिंग प्लेट है, हमें जिस मटेरियल की लैपिंग करना है, जिस पदार्थ की, जिस जॉब की लैपिंग करना है, उसकी अपेक्षा हमारा यह लैपिंग प्लेट क्या होना चाहिए? सॉफ्ट होना चाहिए। अगर यह सॉफ्ट नहीं होगा, अगर मान लीजिए जिस जॉब को हमें घिसना है उसकी अपेक्षा अगर लैपिंग प्लेट हमारा हार्ड हो जाए, तो जब यह अब्रेसिव पार्टिकल भले ही हम इस पे लगा रखे हैं, लेकिन जब यह जॉब के संपर्क में आएगा ना, तो यह अब्रेसिव पार्टिकल जॉब से मिलकर के उल्टा चार्ज हो जाएगा और वह जॉब के बदले लैप को ही काट देगा। इसीलिए हमें ध्यान रखना होता है कि जो हमारा लैपिंग मटेरियल है, लैपिंग प्लेट है, यह इसका जो भी मटेरियल हो यह सॉफ्ट हो, किससे? जॉब वाले मटेरियल से सॉफ्ट होना चाहिए। तो इस तरह से हम करते हैं, इस पे पेस्ट के रूप में लगाते हैं। तो यह जो हमारी लैपिंग प्लेट है इसकी बात कर रहा है कि ये लैपिंग प्लेट किसका बना होगा? अगर हमें आसानी से चार्ज हो जाए हुआ और तेजी से कटिंग करना हो, आसानी से चार्ज भी जाए और तेजी से कटिंग, मतलब ज्यादा मात्रा में अगर हमें धातु को काटना है तो हमें यह लैपिंग प्लेट किसका बना हुआ यूज करना चाहिए? कास्ट आयरन वाला देखिए यूज किया जाता है, कॉपर एंड ब्रास वाला यूज किया जाता है, और लेड, लेड का मतलब शीशा, मेन यही तीन यूज किए जाते हैं ना, लेड का मतलब शीशा वाला यूज किया जाता है। यह मेन तीन हम यूज करते हैं, ठीक है। जो कास्ट आयरन होता है यह सबसे अधिक यूज होने वाला होता है। कॉपर एंड जो ब्रास का जो हमारा लैप होता है ना, यह वहां यूज किया जाता है जहां लैपिंग अलाउंस अधिक हो, जहां लैपिंग अलाउंस अलाउंस अधिक हो। अब बात आएगी कि लैपिंग अलाउंस क्या होता है। लैपिंग अलाउंस का मतलब है कि अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा घिसी जा सकने वाली धातु की मात्रा। अगर कोई मटेरियल है, जितना अधिक धातु घिसेगा उसका लैपिंग अलाउंस उतना ही अधिक होगा। तो जहां पे लैपिंग अलाउंस अधिक है, लैपिंग अलाउंस अधिक का मतलब है जहां पे अधिक से अधिक धातु की मात्रा घिसनी हो। लैपिंग अलाउंस का मतलब क्या हुआ? मैंने बताया ना, जो अधिक से अधिक जितनी धातु घिसी जा सकती है उसी को लैपिंग अलाउंस कहते हैं। मतलब जहां पे ज्यादा धातु की मात्रा घिसी जा सकेगी वहां पे लैपिंग अलाउंस ज्यादा होगा, और वह किसमें होता है? कॉपर और ब्रास में। और यही क्वेश्चन में पूछा भी था कि आसान चार्जिंग हो और रैपिड कटिंग के लिए, रैपिड कटिंग का मतलब क्या? तेजी से कटाई के लिए। तो यहां हमने बात किया कि लैपिंग अलाउंस अधिक का मतलब जहां अधिक धातु घिसी जा सके, किसमें होता है? तांबा और पीतल में होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, रैपिड कटिंग के लिए, या जहां लैपिंग अलाउंस अधिक हो। लैपिंग अलाउंस का मतलब वो अधिक से अधिक मटेरियल घिसा जा सके। और जो हमारा लेड है, देखिए लेड कहाँ पे होता है? तो लेड का भी देखिए, इसकी भी चार्जिंग आसान होती है, आसान चार्जिंग होता है, मतलब आसानी से
चार्ज कर सकते हैं, आसान चार्जिंग होती है। ठीक है, शीशा। दूसरा एक चीज और है, यह सुराखों की लैपिंग के लिए, होल की, सुराखों की, छोटे सुराखों की लैपिंग के लिए। जब भी सुराखों की लैपिंग की बात आएगी, होल की लैपिंग की बात आएगी, तो हम लोग शीशे का बना हुआ लैप यूज करेंगे, प्लेट यूज करेंगे। ठीक है, और इसका लेड वाले का एक और फायदा होता है कि जब धातु हमारी जैसे बाकी है जो है ना, अगर मान लीजिए हमारी प्लेट घिस जाएगी तो वो प्लेट बेकार हो जाती है, लेकिन अगर शीशे का लेड का बना हुआ हमारे पास क्या है, लैपिंग प्लेट है, अगर वो घिस जाती है तो उसका एक्सपेंशन किया जा सकता है, विस्तार किया जा सकता है। मतलब जो शीशे वाला होता है, घिसने पर इसका विस्तार किया जा सकता है, घिसने पर इसका एक्सपेंशन एक्सपेंशन मतलब विस्तार किया जा सकता है, विस्तार एक्सपेंशन करके दोबारा इसको यूज कर सकते हैं, विस्तार किया जा सकता है। ये सारे पॉइंट भी हमें याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि कौन सी लैप सामग्री सस्ती है और अगर खराब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है। देखिए लेड वाले में एक पॉइंट और छूट गया, ये भी चीज नोट कर लीजिएगा कि यह सस्ता होता है, आसान चार्जिंग है और सस्ता होता है। और क्या होता है, सस्ता होता है। ठीक है, तो वही अगले क्वेश्चन में पूछ जाएगी, कौन सी लैप सामग्री सस्ती है और अगर खराब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है। मैंने बताया लेड होता है आपका, लेड अगर आपका घिस जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको दोबारा उसका एक्सटेंशन करके विस्तार करके फिर से उसको यूज कर सकते हैं। ये लैप में ही होता है, बाकी कॉपर एंड ब्रास हो या कास्ट आयरन हो उनमें ऐसा सुविधा नहीं है। और यह सस्ता भी होता है, तो कौन होता है, लेड होता है, शीशा होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कास्ट आयरन मैंने बताया सबसे अधिक यूज होने वाला कास्ट आयरन होता है, और ब्रास हो या हमारा क्या हो, कॉपर या ब्रास हो, ब्रास या कॉपर, यह दोनों वहां यूज होते हैं जहां पे लैपिंग अलाउंस अधिक हो, मतलब अधिक मात्रा में हमें धातु काटनी है, रैपिड कटिंग करनी है, तेजी से धातु को काटना है, तो उस केस में हम लोग कॉपर या ब्रास वाला लैप यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है किस प्रकार की अपघर्षक सामग्री बाह्य रूप से कठोर और भारी स्टाक हटाने के लिए। देखिए वो तो मटेरियल की बात हो गई, ये हमारा लैब किसका बना होगा, पर लैब पे जो अब्रेसिव पार्टिकल यूज किए जा रहे हैं वो किस मटेरियल के बने होते हैं, तो वो अब्रेसिव पार्टिकल हमारे सिलिकॉन कार्बाइड होते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड रहेगा ना, यहाँ एन लग गया है, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बोरान कार्बाइड, डायमंड, इनके हमारे अब्रेसिव पार्टिकल यूज किए जाते हैं लैब को चार्ज करने के लिए। जो अब्रेसिव पार्टिकल होते हैं इसी रूप में होते हैं। ठीक है, कह रहा है किस प्रकार का अपघर्षक सामग्री बाह्य रूप से कठोर होता है और भारी स्टाक, जब अधिक मात्रा में धातु हटाने की बात करेगा, काटने की बात करेगा, तो उसके लिए सिलिकॉन यूज किया जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है हमारा ना, ये हार्ड अब्रेसिव होता है, इसका क्या होता है, हार्ड अब्रेसिव, कठोर अब्रेसिव होते हैं इसके, वही लिखा है ना कठोर, तो हार्ड अब्रेसिव होता है, मतलब हार्ड अब्रेसिव होगा तो ये तेज हो गई, इसके जो धार होंगे वो तेज होते हैं, वो भंगुर होते हैं, क्योंकि कठोर है तो उसमें भंगुरता का गुण आ जाता है, तेज व भंगुर होते हैं। ठीक है, हार्ड एब्रेसिव होंगे और पार्टिकल तेज व भंगुर होंगे। और यह कहाँ यूज किया जाता है, तो देखिए सिलिकॉन कार्बाइड ही हमारा यूज किया जाता है और स्टील के लिए ना, कास्ट आयरन के लिए और हार्ड स्टील के लिए, हार्ड स्टील और कास्ट आयरन को घिसने के लिए, कास्ट आयरन के लिए हमारा यूज किया जाता है। ठीक है, और एक चीज अधिक मात्रा में धातु काटने के लिए, अधिक मात्रा में धातु घिसने के लिए या काटने के लिए यह यूज किया जाता है सिलिकॉन कार्बाइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात की जाएगी जब उच्च कोटि की फिनिशिंग होगी, जब उच्च कोटि की फिनिशिंग की बात करेगा, उच्च कोटि की फिनिशिंग की बात करेगा, तब एल्युमिनियम ऑक्साइड से ही करेंगे। तो दोनों चीज का हमें ध्यान रखना है कि अधिक मात्रा में नहीं करें, बाह्य रूप से कठोर और भारी स्टाक हटाने के लिए, भारी स्टाक हटाना मतलब अधिक मात्रा में धातु काटना है तो सिलिकॉन कार्बाइड, और अगर उच्च कोटि की फिनिशिंग चाहिए तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड में भी दो होते हैं, मैंने पहले बता रखा है, इसलिए यहाँ पे मैं फिर दोबारा लिख करके टाइम खराब नहीं करूंगा, आपको मैंने पीछे बताया था, नोट कर लीजिएगा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड में क्या बताया था कि दो टाइप के होते हैं, फ्यूज्ड एल्यूमिनिया, अनफ्यूज्ड एल्यूमिना। जो फ्यूज्ड एल्यूमिना होता है वो किस लिए होता है, तो फ्यूज्ड एल्यूमिना हमारा सॉफ्ट स्टील या कह लीजिए या माइल्ड स्टील कह लीजिए, ठीक है, दोनों एक ही बात है, सॉफ्ट स्टील या माइल्ड स्टील और नॉन फेरस मेटल के लिए यूज किया जाता है फ्यूज्ड एल्यूमिना। नॉन फ्यूज्ड वाला, अनफ्यूज्ड वाला कहाँ यूज किया जाता है, तो अनफ्यूज्ड एल्यूमिना जो होता है वो यूज किया जाता है अधिक मात्रा में धातु काटना हो या उच्च कोटि की फिनिशिंग के लिए। ठीक है, बोरान कार्बाइड क्या है, तो यह कठोरता में कठोरता में डायमंड के बाद दूसरे स्थान पर
आता है। ठीक है, मतलब पहले स्थान पर डायमंड है, दूसरे स्थान पर हमारा बोरान कार्बाइड होता है कठोरता में। यह महंगा होता है, महंगा होता है, प्लस इसके कटाई गुण भी उतने अच्छे नहीं होते, कटाई गुण अच्छे नहीं होते। एक चीज और ध्यान देना हमें, इसमें अच्छा नहीं होते। ठीक है, कि ये डाई व गेजो की लैपिंग के लिए, किसके लिए यूज किया जाता है? डाई व गेजो की लैपिंग के लिए, ये मेन पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। डाई व गेजो की लैपिंग के लिए यूज किया जाता है। ये सारे पॉइंट हो गए मेन। बोरान कार्बाइड, डायमंड हमारा यह सबसे कठोर होता है। भाई सबसे कठोर क्या होगा? डायमंड तो होगा सबसे कठोर। कहां यूज किया जाता था? छोटे सुराखों की लैपिंग के लिए। देखिए मैं हमने बात किया था छोटे सुराखों की, छोटे छिद्रों की सुराखों की लैपिंग के लिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए ये क्या अब्रेसिव पार्टिकल है। अगर हमारा लैपिंग प्लेट की बात करता तो छोटे सुराखों की लैपिंग के लिए जो लैपिंग प्लेट यूज किया जाता है वो लेड का बना होना चाहिए, लेकिन जो उस पर अब्रेसिव पार्टिकल पेस्ट के रूप में लगाए जाते हैं, अगर उनकी बात किया जाए कि कौन से अब्रेसिव पार्टिकल पेस्ट के रूप में लगाए जाएंगे छोटे सुराख के लिए, तो डायमंड होता है। अगर उसकी अब्रेसिव पार्टिकल की बात करेगा तो डायमंड छोटे सुराखों के लिए, और अगर लैपिंग प्लेट की बात करेगा तो सीसा, लेड। ठीक है, दोनों क्लियर रखिएगा। बाकी एक लाना और यहां बढ़ा लीजिए कि यह जो होता है टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड व सिरेमिक, टंगस्टन कार्बाइड व सिरेमिक की लैपिंग के लिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हो गए हमारे, इनको नोट कर लीजिएगा, ये सारे नोट कर लोगे आगे आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व होंगे। 30 वाले पॉइंट को मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, यहाँ पे आप वीडियो को रोक करके इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए डाई और गेज की लैपिंग के लिए हमने अभी बात किया, डाई और गेजों की लैपिंग के लिए बोरान कार्बाइड ऑप्शन सही हो जाएगा। सिलिकॉन कार्बाइड अधिक मात्रा में धातु घिसना हो, डायमंड वाला छोटे सुराखों की लैपिंग करना हो, टंगस्टन कार्बाइड और सिरेमिक की लैपिंग करना हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड उच्च कोटि की फिनिशिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग के लिए हमने अभी बात किया, डायमंड होता है टंगस्टन कार्बाइड और सिरेमिक की लैपिंग के लिए, छोटे सुराखों की लैपिंग के लिए, दोनों के लिए डायमंड यूज किया जाता है। बाकी इनका भी हमने पीछे बात कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए अवघर्षक का नाम बताइए। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, मैंने बताया ना, छोटे सुराख या छोटे छिद्र हो या टंगस्टन कार्बाइड और सिरेमिक हो, दोनों केस में हम लोग डायमंड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डायमंड का यूज करते हैं, क्योंकि अब्रेसिव पार्टिकल की बात कर रहा है। अगर यहीं पे बात करता किसका, देखिए बोला अवघर्षक का नाम बताइए, डायमंड। अगर एक पूछता लैपिंग टूल किसका बना होना चाहिए, तब लेड हो जाता, शीशा हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लास्ट है हमारा लैपिंग व्हीकल। लैपिंग व्हीकल का उद्देश्य क्या है पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ ध्यान देंगे। इसको तो मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ और छोटा करूंगा ना, तब जाके क्लियर हो पाएगा। ठीक है, लैपिंग व्हीकल दरअसल है क्या? तो देखिए हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी लैपिंग प्लेट होती है, हमारे पास क्या होती है भाई, लैपिंग प्लेट होती है, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट के रूप में अब्रेसिव पार्टिकल को लगा करके इसको चार्ज करते हैं। तो दरअसल इसको जो पेस्ट के रूप में लगाते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, लैपिंग कंपाउंड कहते हैं। ये नीचे ये हमारी लैपिंग प्लेट हो गई, लैपिंग प्लेट हो गई, और जो इस पे पेस्ट के रूप में लगाया गया यह लैपिंग कंपाउंड हो गया। क्या हो गया? लैपिंग कंपाउंड, लैपिंग कंपाउंड। अब बात आएगी लैपिंग कंपाउंड है क्या चीज, तब यहां पे हम क्लियर करेंगे इस चीज को कि देखिए जो हमारा लैपिंग, लैपिंग, देखिए इस चीज को समझेंगे तभी यहाँ क्वेश्चन हम सही कर पाएंगे। मैं आंसर आपको बता दूंगा, आप टिक कर लोगे, फिर रटने वाली बात हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ कि वो वाला ऑप्शन सही क्यों हुआ, उसको जानने के लिए हमें ये चीज जानना जरूरी है, लैपिंग कंपाउंड। अब लैपिंग कंपाउंड क्या है, तो देखिए लैपिंग कंपाउंड में हमारी दो चीजें आएंगी, एक आएगा अब्रेसिव पार्टिकल, एक आएगा हमारा अब्रेसिव पार्टिकल। दूसरी चीज क्या आएगी हमारे पास, दूसरी चीज आएगी लैपिंग व्हीकल, जो कि क्वेश्चन में पूछ रखा है। तब हमारी दोनों चीजें यहां से आज क्लियर हो जाएंगी कि दोनों में फर्क क्या है, लैपिंग व्हीकल आखिरकार है क्या चीज। लैपिंग व्हीकल और लैपिंग अब्रेसिव पार्टिकल, दो चीजें हो गई। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहां से नहीं रहेगा। चलिए अब्रेसिव पार्टिकल, लैपिंग व्हीकल, तो अब्रेसिव पार्टिकल के रूप में हमारा क्या होगा, तो आपको मालूम है सिलिकॉन कार्बाइड हो सकता है, सिलिकॉन कार्बाइड हो सकता है,
इन्हीं दोनों को मिला करके पेस्ट बनाया जाएगा। लैपिंग कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, अब्रेसिव पार्टिकल और उसको किसके साथ मिला करके पेस्ट के रूप में बनाया जाए। जो पेस्ट हमारा तैयार होता है उसी को लोग लैपिंग कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सिलिकॉन कार्बाइड हो गया अब्रेसिव पार्टिकल के रूप में, या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है हमारा बोरान कार्बाइड, बोरान कार्बाइड हो सकता है, या फिर हमारा डायमंड हो सकता है। ये सारी चीजें हमारे किस रूप में हो सकती हैं, अब्रेसिव पार्टिकल के रूप में हो सकती है ये सारी चीजें। लैपिंग व्हीकल के रूप में क्या हो सकता है हमारा, तो लैपिंग व्हीकल के रूप में हमारा हो सकता है ऑयल या ग्रीस, ऑयल या ग्रीस हो सकता है, या फिर हमारा क्या हो सकता है, या फिर हमारा हो सकता है सॉल्युबल ऑयल, सॉल्युबल ऑयल या बेंटोमाइट। सोल्यूबल ऑयल या बेंटोमाइट यूज कर सकते हैं, ऑयल या ग्रीस यूज करते हैं लैपिंग व्हीकल के रूप में। तो ऑयल या ग्रीस कब यूज करेंगे, ऑयल या ग्रीस यूज करेंगे फेरस मेटल के लिए। किसके लिए, अगर हमें फेरस मेटल की लैपिंग करनी है, फेरस मेटल की अगर लैपिंग करनी है तो हमें ऑयल या ग्रीस यूज करना पड़ेगा। और सोल्यूबल ऑयल या बेंटोमाइट कब यूज करेंगे, नॉन फेरस के लिए, नॉन फेरस के लिए, नॉन फेरस के लिए, या फिर कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कॉपर व उसके एलॉय के लिए। किसके लिए, कॉपर, कॉपर व उसके एलॉय, कॉपर व उसके एलॉय के लिए, कॉपर व उसके एलॉय के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, सॉल्युबल या बेंटोमाइट। इस चीज को जरूर नोट कर लीजिएगा। लैपिंग कंपाउंड क्या है, लैपिंग कंपाउंड में अब्रेसिव पार्टिकल, लैपिंग व्हीकल आएंगे। अब्रेसिव पार्टिकल में ये सारी चीजें होती है। लैपिंग व्हीकल में ऑयल या ग्रीस, जब फेरस मेटल हो सॉल्युबल ऑयल या बेंटोमाइट ऑयल, जब नॉन फेरस मेटल हो या कॉपर व उसके एलॉय की बात करें या नॉन फेरस की बात करें उस केस में इसको यूज करते हैं। तो देखिए होगा क्या, अब्रेसिव पार्टिकल आपको मालूम है हमारे इस तरह से छोटे छोटे तीक्ष्ण धार वाले कण होंगे अब्रेसिव पार्टिकल के रूप में, छोटे छोटे तीक्ष्ण धार वाले कण होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हो गया हमारे पास। अब इनमें सिलिकॉन, एल्युमिनियम, बोरान या डायमंड किसी का भी छोटे छोटे तीक्ष्ण धार वाले कण हो सकते हैं हमारे, इस टाइप से पार्टिकल हो सकते हैं। तो उस पार्टिकल को लैपिंग प्लेट पे रखने से क्या प्लेट चार्ज होगी, वो जो कण है हमारे वो अलग अलग गिर जाएंगे ना, बिखर जाएंगे। उन्हें एक साथ बांधे रखने के लिए, जैसे उन्हें अगर हम प्लेट पे रखेंगे तो सारे एक ही जगह इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन हमारे अब्रेसिव पार्टिकल एक दूसरे के साथ इकट्ठा ना हो, एक दूसरे से उचित दूरी पे बनाए रखें, तो वह कैसे संभव होगा, तो उसको हम लोग मिलाते हैं ऑयल या ग्रीस में। जैसे अगर हम वही अब्रेसिव पार्टिकल को पेस्ट कैसे बनेगा भाई, वो छोटे छोटे हमारे क्या कण है, डायमंड के, सिलिकॉन कार्बाइड के, किसी भी चीज के तीक्ष्ण धार वाले छोटे छोटे कण है पत्थर टाइप के। अब यह ऐसे तो काम में आएगा नहीं, आप प्लेट पे रखोगे गिर जाएगा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग ऑयल या ग्रीस में, जब ऑयल या ग्रीस में मिलाएंगे तो पेस्ट के रूप में बन जाएगा ना, या तेल डाल देंगे या ऑयल या ग्रीस मिला देंगे तो यह अब्रेसिव पार्टिकल किसके रूप में तैयार हो जाएगा, पेस्ट के रूप में तैयार हो जाएगा। तो जब हम इस अब्रेसिव पार्टिकल को ऑयल या ग्रीस में मिला करके पेस्ट के रूप में तैयार करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, लैपिंग कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, अब्रेसिव पार्टिकल और लैपिंग व्हीकल, लैपिंग व्हीकल मतलब ले जाने वाला, जो अब्रेसिव पार्टिकल को अपने साथ ले जाता है। कौन ले जाता है, ऑयल या ग्रीस ले जाता है। यह क्या काम करता है, यह काम करता है एक तो इन्हें एक साथ इकट्ठा होने से रोकता है। यह क्या करता है, अब्रेसिव पार्टिकल को, अब्रेसिव पार्टिकल को एक जगह एकत्रित होने से रोकता है, एकत्रित होने से रोकता है। ठीक है, प्लस देखिए एक जगह इकट्ठा और पेस्ट के रूप में बन जाएगा। और दूसरा यह कटाई को भी नियंत्रण करेगा, क्योंकि यही क्या करेगा, अब्रेसिव पार्टिकल को एक साथ अपने साथ, जो यह लैपिंग व्हीकल है अब्रेसिव पार्टिकल को एक दूसरे से उचित दूरी पर बनाए रखेगा और कटाई क्रिया को भी नियंत्रित करेगा, कटाई क्रिया को भी कंट्रोल करेगा, कटाई क्रिया को भी नियंत्रित करेगा। प्लस एक चीज और है कि भाई ये क्या है, हमारा लैपिंग व्हीकल के रूप में ऑयल या ग्रीस है, तो ये लुब्रिकेशन का भी काम कर जाएगा। एक तो सबको बराबर दूरी पे बनाए रखेगा, कटाई क्रिया को भी नियंत्रित करेगा, क्योंकि भाई यही अब्रेसिव पार्टिकल को पकड़ रखा है, लैपिंग व्हीकल ने अब्रेसिव पार्टिकल को अपने में घोल रखा, पकड़ रखा है एक तरह से ग्रीस के अंदर, तो वह हमारा क्या करेगा, और एक ऑयल या ग्रीस है तो ये लुब्रिकेशन का भी काम कर जाएगा। अब ऑप्शन देखिए कि लैपिंग व्हीकल का उद्देश्य क्या हो सकता है, काटने की क्रिया को विनियमित करे, मतलब काटने की क्रिया को भाई नियंत्रित करता है, क्योंकि यही अब्रेसिव पार्टिकल को एक दूसरे से समान दूरी पर बनाए रखता है। तो काटने की क्रिया को नियंत्रित किया और सतह को चिकनाई किया, मतलब लुब्रिकेंट सरफेस, भाई ऑयल ग्रीस है तो सरफेस को लुब्रिकेंट भी कर देगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब आपका यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि लैपिंग कंपाउंड के अंतर्गत अब्रेसिव पार्टिकल और लैपिंग व्हीकल आते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं, लैपिंग व्हीकल
क्या चीज है, कब ऑयल ग्रीस यूज करेंगे, कब सोल्यूबल ऑयल और बेंटोमाइट ऑयल यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी चीजें नोट कर लीजिएगा। इतना चीज अगर आप नोट रखोगे ना तो फिर इसमें से क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले कभी गलत नहीं होने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए नहीं आए, कैसी वीडियो लगी। बाकी अगर हमेशा की तरह वही कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।